Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube चैनल लिटरेचर वर्ल्ड। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा पोस्ट मॉडर्न एज या फिर कह दीजिए पोस्ट मॉडर्निज़्म। तो चलिए बात करते हैं। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस बना रहे थे, लिटरेरी एजेस को देख रहे थे, पीरियड्स को देख रहे थे। हमने रेनेसां से वीडियो बनाना शुरू किया था और हमारी लास्ट वीडियो रहेगी जिसके अंदर हम पोस्ट मॉडर्न एज को देखेंगे। इसके अलावा ये वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अलावा जितने भी आपके लिटरेचर के एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट आता है वहाँ पर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करते हैं 20th सेंचुरी के लिटरेचर को, तो इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। 1901 के अंदर क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है और वहाँ से लेकर वर्ल्ड वॉर सेकेंड तक जो टाइम पीरियड लिटरेचर के अंदर कंसिडर हम करते हैं दैट इज़ नॉन एज मॉडर्निज़्म। एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड पोस्ट मॉडर्निज़्म, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 1945 से लेकर उसके बाद का आज तक का जो भी टाइम पीरियड चल रहा है वो पोस्ट मॉडर्निज़्म के अंदर आता है। पोस्ट मॉडर्निज़्म इस वर्ड पर मैं बात करना चाहूँगा। मॉडर्न क्या है वो हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, यानी कि हर एक आइडिया के अंदर कुछ नया करना। आज के टाइम पे देखो कहते हैं ये तो अपने कहते हैं कि ये तो मॉडर्न में ज़माने में जी रहा है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हर एक चीज़ के अंदर नयापन देखने को मिलेगा, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ यहाँ पर दिए जाते हैं। उसके बाद में जो पोस्ट यानी कि मॉडर्न के बाद जो आया उसे हम पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं। मॉडर्निज्म एज के अंदर हमने कुछ इन राइटर्स को देखा था। ये हमारे मॉडर्न एज के कुछ फेमस राइटर थे। हम आज पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक क्या है, कन्फ्यूज है, क्योंकि हम लोग जितना पुराना लिटरेचर है उसको तो कहीं ना कहीं सिलेबस के अंदर पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा निगलेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि मैं खुद भी बाकी एजेस को काफ़ी अच्छे से पढ़ चुका हूँ, बट इस एज के बहुत सारे राइटर्स वगैरह मेरे लिए भी न्यू रहेंगे। तो हम बात करेंगे जैसे कि जॉर्ज लुइस बॉर्ग्स, सैमुअल बेकेट, डायलन थॉमस, W.H. ऑडन, व्लादिमीर नबॉक, हेनरी मिलर, जोसेफ हेलर, हंटर एस थॉम्पसन। ये कुछ फेमस हैं, यानी कि एटलीस्ट आपको इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। वैसे तो मॉडर्निज्म में बहुत सारे राइटर्स हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर कोई एक इंग्लैंड के अंदर नहीं रहा। जितनी भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वहाँ पर लिटरेचर लिखना शुरू हो चुका था। इंडिया के अंदर भी कुछ बंदे हैं जो इंग्लिश में लिखेंगे, जिन्हें हम इंडो एंग्लियन के नाम से जानते हैं। वैसे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जहाँ जहाँ पर इंग्लिश है वहाँ से राइटर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा नंबर में राइटर्स हैं, बट फेमस को हम देख ले तो बहुत बड़ी बात रहेगी। कुछ नाम यहाँ पर दे रखें। कॉमनवेल्थ लिटरेचर इस टाइम पे आ गया था। कॉमनवेल्थ वर्ड मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जिन कंट्रीज़ को ब्रिटेन ने अपने अंडर कर रखा था, जब उन कंट्रीज़ को आज़ाद कर दिया, वो इंडिपेंडेंट हो गए, उस टाइम पर ये आइडिया लगाया गया कि वो सारे उन सभी कंट्रीज़ की, जैसे भारत हो गया तो और भी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनकी उनकी जो वेल्थ थी, उनकी जो पूंजी थी, उनका जो पैसा था, संपत्ति थी, वो लगभग कॉमन थी, यानी कि जो जिन जिन कंट्री पर ब्रिटेन का रूल था उनके बराबर थी, कॉमन थी। तो वो सारी की सारी कंट्रीज़ को जाना जाता है कॉमनवेल्थ। गेम्स भी होते हैं, कॉमनवेल्थ के गेम्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग राइटर, जैसे कि कैथरीन मैन्सफील्ड, इंडिया से R.K. नारायण, जीन साइंस, एलन पॉटन, सलमान रशीदी इंडिया से, B.S.N. नावपाल इंडियन, चिनोआ अचेवा, पैट्रिक वाइट, मार्गरेट एटवुड, यानी कि हर एक कंट्री से एक एक राइटर यहाँ पे फेमस यहाँ पे दे दिए। ये सारे कॉमनवेल्थ राइटर्स थे। इस समय पर फैंटेसी नावल लिखना शुरू हो चुका था। फैंटेसी यानी कि जैसे आजकल जो फिल्में देखते हो आप,
फिल्मों, आप पोस्ट मॉडर्न एज को इस प्रकार समझ लीजिए कि जो आज के टाइम का लिटरेचर आप देखते हो, आज के टाइम के सॉन्ग्स देख लीजिए, पोइट्री देख लीजिए, एसेस देख लीजिए, न्यूज़पेपर देखिए, मैगजीन्स देखिए, मूवीज़ को देखिए, नाटक जो बनते हैं, टीवी सीरीज़ चलती हैं, वेब सीरीज़ चलती हैं, ये सारे सारे क्या है तो लिटरेचर ही ना। हम आज के टाइम पर तो हम वो लिटरेचर को हम टीवी पर वीडियो के जरिए, यूट्यूब के जरिए दिखा रहे हैं, है तो लिटरेचर ही, लिखी हुई बातें हैं। तो आज के टाइम पे देखो ना क्या कुछ आप अपने आसपास देखते हो। फैंटेसी नॉवल के अंदर मेन आपने ये नाम सुने होंगे, J.R.R. टॉलकिन, जिनकी मूवी आपकी रिंग ऑफ फायर, द रिंग ऑफ लॉर्ड्स आपने देखी होगी, मूवी है, मूवी देखी, बहुत बढ़िया मूवी है, सीरीज़ के अंदर है। C.S. लेविस की क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, आप आई होप आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। नहीं भी देखा तो आप फिल्म ज़रूर देख लीजिए, बहुत बढ़िया मूवी है भाई, इंटरेस्टिंग है, कोई ज़्यादा ज़्यादा बकवास भी नहीं है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग मूवी है। और J.K. रॉलिंग, जिनकी मूवी हैरी पॉटर, मूवी तो क्या वो था तो पहले एक नॉवल ही ना, नॉवल के अंदर लिखा गया फिर जाके उसकी मूवी बनाई गई है, तो नॉवल तो लिटरेचर के अंदर आते हैं ना, तो ये कुछ फैंटेसी नॉवल के अंदर कंसीडर हम करते हैं। अब मैं डिटेल के अंदर इस टॉपिक पर बात करूँगा, थोड़ा सा मैं भी मानता हूँ कि थोड़ा बोरिंग आप फील करोगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है, पोस्ट मॉडर्न हमने कभी देखा ही नहीं, ठीक है, बट कोशिश करते हैं समझने की मॉडर्निज्म क्या था। What is postmodernism and its point of views? Viewpoints. Postmodern period is also called the contemporary period and postmodernism period of English literature. हम इसे contemporary period भी जानते हैं और postmodernism के नाम से भी जानते हैं। This period starts with the end of World War II, 1945. 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस एज को माना जाता है। Postmodernism is largely as a reaction against the intellectual assumptions and values of modern period. The history of Western philosophy, roughly the 17th through the 19th century, यानी कि मॉडर्निज्म के अगेंस्ट ये एक रिएक्शन था। Indeed, many of doctrines characteristically associated with the postmodernism can fairly be described as the straightforward denial of general philosophical viewpoints. आप नॉर्मली ये समझ लीजिए कि बस मॉडर्निज्म के बाद जो एज है वो पोस्ट मॉडर्निज्म है। व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म एंड इट्स व्यू पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, कोई बढ़िया कोई लगा तो मैं आपको बता दूँ कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारी बातें इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। पोस्ट मॉडर्न पीरियड गेव इंपॉर्टेंस टू द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टाइल ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स, यानी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इस पर डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि हमारे जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है, तब मैं डिटेल से बात करूंगा कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। नॉर्मली मॉडर्न वाली वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था, आप वहाँ से देख लीजिए। देर इज़ एन ऑब्जेक्टिव नेचुरल रियलिटी, यानी कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव नेचुरल रियलिटी की बात की जाती है। ए रियलिटी हुज एग्जिस्टेंस एंड प्रॉपर्टीज आर लॉजिकली इंडिपेंडेंट टू ह्यूमन बींग्स ऑफ देयर माइंड्स, देयर सोसाइटीज, देयर सोशल प्रैक्टिस और देयर इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स। ये आपको नहीं समझाया होगा मुझे पता है, आप ये समझ लीजिए कि इस टाइम पर जितने भी लिटरेचर के अंदर राइटर वगैरह थे वो अपने अपनी न्यू आइडियाज़ को आजमा कर देख रहे थे कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता। जिसके जो माइंड में आ रहा है वो लिख रहा है और देख रहा है कि सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे आजकल के सॉन्ग देखिए, मूवीज़ देखिए ना, जिसका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो लिख देता है, फिर देखता है कि चलती है कि नहीं चलती। सेम चीज़ लिटरेचर के अंदर थी। पोस्ट मॉडर्निज्म इंसिस्ट ऑल द नियरली ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, मेनली साइकोलॉजी पर बात की जाती है, कम्प्लीटली सोशली डिटरमिनाइंड पर बात की जाती है। ये अगला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आगे चलते हैं। इस पीरियड की कौन कौन सी खास बातें हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू देखना, क्योंकि डिटेल में जाओगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप।
क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, कोई राइटर के बारे में दे देंगे कि इसका कौन सा वर्क है, या कोई एक आधी करेक्टरिस्टिक्स पोस्ट मॉडर्निज्म की, मेनली बहुत कम चांसेस हैं पूछने के। बट राइटर से पूछेगा कि ये बुक किसकी है, ये बुक रिसेंटली किसकी बुक पब्लिश हुई है, किसको कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला है, कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। पढ़ लेते हैं। एम्बरेंस एंड रैंडमनेस, पोस्ट मॉडर्निज्म वर्क रिजेक्ट द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मीनिंग एंड इंस्टीड एम्ब्रेस रैंडमनेस ऑफ द डिसऑर्डर। यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो वर्क है वो रिजेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मीनिंग को, यानी कि पुराने जो थे वो नए विचारों पे बात करते हैं। प्लेफुलनेस, यानी कि वर्क को इस प्रकार लिखा जाता है कि बंदा उसको प्लेफुली इंजॉय कर पाए, ऐसे नहीं कि कुछ सिखाने के चक्कर में बैठ जाए, कोई मोरल हो चाहे ना हो, बट बंदे को इंजॉय करने को पूरा एंटरटेनमेंट पूरा करवाया जाएगा। ठीक है। जैसे उच्च फ्रैगमेंटेशंस, हाँ ये एक करेक्टर इंपॉर्टेंट है, फ्रैगमेंटेशंस। आप वेब सीरीज देखते हो ना, वही है, यानी कि वर्क को टुकड़ों में पब्लिश करते थे। मान लो कि आज इसका पार्ट 1 आ गया, इसका पार्ट 2 आ गया, इसका पार्ट 3 आ गया। हैरी पॉटर के कितने पार्ट है? 7 पार्ट के अंदर मूवी है वो। हैरी पॉटर फर्स्ट, हैरी पॉटर सेकंड, थर्ड, ये होता है फ्रैगमेंट, होता है टुकड़े, यानी कि वर्क को टुकड़ों में पब्लिश करते थे। मतलब आज नाटक देख लीजिए, कोई नाटक चल रहा है, कोई भी सीरीज कोई भी नाटक चल रहा है किसी भी चैनल पर, आज आधा घंटा आएगा, फिर कल आएगा, फिर ऐसे डेली आते हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन के अंदर सारी कहानी बता दी और नाटक ख़त्म है। मूवीज़ आती हैं, बट इस टाइम पे ये भी खास बात थी, पुराना कहीं नहीं देखा। आपने देखा कोई भाई आज विलियम शेक्सपियर ने अपने नाटक का एक पार्ट करवा दिया, फिर उसने बाद वाला करवा दिया, या कोई नॉवल? नहीं, आज ये चीज़ चलती है। मेटाफिक्शंस, यानी कि चीज़ों को दूर दूर चीज़ों से जोड़ करके दिखाया जाता है। जैसे आप हॉरर मूवीज़ देखते हो या फिर गॉथिक जो भी आपकी एडवेंचर्स मूवीज़ हैं उसको देखिए ना, जो चीज़ें हमारे यहाँ पे कुछ एग्जिस्ट करती ही नहीं है हम उनको देख लेते हैं। आप देखिए वो क्रिश मूवी अपने, तो क्रिश रियल में कहाँ पे है? आपके जो भी आपके कार्टून्स वगैरह हैं वो सारे के सारे वो मेटाफिक्शंस है ना, यानी कि यहाँ पे तो नहीं है ना, कोई और ही दुनिया से लाकर प्रेजेंट कर दिए कि भाई ये एक इसकी मूवी आ गई। हैरी पॉटर कोई रियल में थोड़ी है, क्रॉनिकल ऑफ नार्निया के अंदर देख लीजिए, कोई रियल में थोड़ी हुई चीज़ें। ये होता है आपका मेटाफिक्शंस। इंटरटेक्चुअलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कहानी के अंदर कहानी। मान लो कोई वर्क लिखा जा रहा है, पहले कोई बंदा आएगा, वो अपनी कहानी थोड़ा जोड़ेगा, फिर वो अपनी कहानी सुनाएगा। आर के नारायण की आपने देख लीजिए, जो द टाइगर फॉर मालगुडी नॉवल है, टाइगर है, पहले टाइगर अपनी कहानी बता रहा है कि मैं ऐसे ऐसे था। तो यानी कि राइटिंग के अंदर राइटिंग के बारे में बताना। आगे अभी पास्टिचे, इट मीन्स टू कंबाइन मल्टीपल कल्चर, यानी कि ऐसे नहीं कि आप एक टॉपिक पर लिख रहे हो। मैं बार बार मूवीज़ का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में ईजी हो जाएगा। मूवीज़ के अंदर कोई देखा है कि आपने ये तो एक पॉइंट पर मूवी बनी हुई है? नहीं, कोई होगी रैंडमली, कोई अलग अलग बात है, बट मोस्टली आजकल जो देखते हो आप, एक ही मूवी के अंदर आपको लव का सीन, सैडनेस, हैप्पीनेस, क्रुएल्टी, जितने भी कोई भूतिया सीन, सारा कुछ एक मिक्स कर देते हैं सारे के सारे कल्चर। फिर ये नहीं कि भाई आपको ओनली वेस्टर्न कल्चर की मूवी है, बीच में कोई बंदा पंजाबी बोलता मिल जाएगा, कोई हिंदी बोलता मिल जाएगा, कोई मराठी बोलता, कोई इंग्लिश बोलता, तो मल्टी कल्चरलिज्म यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करता हूँ मोस्ट नोटेबल पोस्ट मॉडर्न राइटर्स की। यहाँ से अपनी जो वीडियो की इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि ये वर्क किसका है। तो पहला नाम आता है अल्फ्रेड नॉइज। आप में से बहुत कम लोगों ने नाम सुने होंगे, यहाँ तक कि मैंने खुद ने पहली बार ही नाम सुन रहा हूँ मैं, तो ये मैं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि हम इनको पढ़ते ही नहीं हैं। अल्फ्रेड नॉइज, ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्ले राइट हु वर्क्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिविल वॉर। इनके वर्क सिविल वॉर से काफ़ी प्रभावित थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकंड इन अमेरिका। नॉइज मेजर वर्क, इनका अगर ठीक आपको याद ना रहे तो इनका नाम याद रखना। अल्फ्रेड नॉइजी के फेमस वर्क के अंदर द हाईवे मैन एंड द बैरल ऑर्गन, ये 2 वर्क। आगे बात करते हैं सैमुअल बेकेट की, ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले से, ये वाले। ही वॉज एन आयरिश नॉवलिस्ट, प्ले राइट, पोइट एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर। ही राइट इन बोथ फ्रेंच, ही रॉट, ग्रामेटिकली मिस्टेक है यहाँ पर,
इन बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, ये फ्रेंच और इंग्लिश में लिखते थे। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1969। ये पूछ लेंगे कि सैमुअल बेकेट को नोबेल प्राइज़ कब मिला, तो 1969 में। हिज मेजर वर्क जैसे कि वेटिंग फॉर गॉडेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, वेटिंग फॉर गॉडेट सैमुअल बेकेट का। द अनअमेबल और माफी मॉलोन डाइज, सैमुअल बेकेट के बाद में कुट बैगंड, तो कुट की बात करते हैं। ये इनका वर्क था वही स्लॉटर हाउस 5 जो कि 1969 में आया था। इज ए नॉन लाइनर नेरेटिव इज विच द मेन करेक्टर हैज़ बीन अनस्टक इन टाइम, ये इनका सिर्फ वर्क याद रखना। आगे भी डेविड फोस्टर वायलन, ये को फोटो देख के पता चल रहा है ना कि ये मॉडर्निज्म के हैं, आज के टाइम के, इनकी फ़ोटो भी नहीं लग रही है। तो डेविड फोस्टर वॉलक्स इनका वर्क था वही इन्फिनिटिव जेस्ट जो कि 1996, यानी कि आज से लगभग कितना कहोगे, 28-29 साल पहले ये वर्क था इनका। फिर इनका वर्क है द पेल किंग जो कि 2011 सॉरी आज जुकाम वगैरह हुआ पड़ा है, ठीक है। द पेल किंग जो कि 2011 में आया था, इज ऑल्सो हाईली मेटाफिजिकल नक्शन के अंदर लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो ये प्रेजेंट में आ गया। गला बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। चलो आगे आते हुए थॉमस सिनोक का ग्रेविटीज रेनबो जो कि 1937 में आया, इज़ द पोस्टर चाइल्ड ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर यूजिंग द कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर कवर्ड वेरी सब्जेक्ट सच एज, तो आएंगे बड़ी बड़ी किताबों के अंदर, ठीक है। द क्राइंग ऑफ लॉट 49, ये वर्क इनका नाम ही ऐसा है, द क्राइंग ऑफ लॉट 49 जो कि 1965 में आया। इनके वर्क और नाम याद रख लो, बहुत बड़ी बात रहेगी आपके लिए। जैसे थॉमस के दो ही रखना, ग्रेविटी रेनबो और द क्राइंग ऑफ लॉट 49 थॉमस साइकन की। जोसेफ हेलर इनका भी कैच 22 जो कि 1961 में आया, टेल्स मैनी स्टोरी लाइन्स आउट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनके ऐसे कहानी के बाद में कहानियाँ लिखी हुई है इसके अंदर। ये पैराडॉक्स का भी यूज़ करते थे। चलो ये तो कोई बात की बात नहीं है, पढ़ देता हूँ, चलो छोड़ने पड़ेंगे, इधर नाम देखते हैं। जॉन फॉलेफ इनका भी नॉवल फॉलोज द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमेन, ये इनका वर्क जो कि 1969 में आया, इज ए हिस्टोरिकल नॉवल विद ए मेजर एम्फेसाइजिंग ऑन द मेटाफिक्शन, काफ़ी मेटाफिक्शन की बात करेंगे। इटोलो कॉल्विनो इनका भी इफ ऑन ए राइटर्स नाइट ए ट्रेवलर 1979 में, इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ए मेटा नरेटिव, तो ये मेटा नरेटिव के वर्क बहुत आ रहे हैं भाई, ये भी मेटा नरेटिव था, ये मेटा फिजिक्स था भी। इससे पीछे भी देखा था अपने एक यहाँ पर ये द पेल किंग, तो ये काफ़ी मेटा फिजिक्स की बात, मेटा यानी कि दूर की बातें, यानी कि अपने कुछ करेक्टर बना के ये लेके आएंगे जो यहाँ से होगा ही नहीं। आगे आते हैं भी डॉन डेलिलो, तो डॉन साहब आगे, इनका वर्क डेलिलोज अंडरवर्ल्ड जो कि 1997 में आया था, इज़ एन एक्सपेक्शनली फ्रेगमेंटेड नरेटिव, ये भी फ्रेगमेंट के अंदर था, एक्सप्लोरिंग द राइज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म, द डिक्लाइन ऑफ अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग, द CIA, द सिविल राइट्स एंड अदर थीम्स इसके अंदर दिखाए गए हैं। एक इनका वर्क वाइट नॉइज़ जो कि 1985 में आया था। नंबर 10 है भी जॉन बर्थ रॉट एन ऐसे ऑफ लिटरेचर क्रिटिसिज्म टाइटल, इन्होंने एक ऐसे लिखा था लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर, द लिटरेचर ऑफ एग्जीक्यूशन जो कि 1967 में आया था। इनके कुछ नॉवल भी हैं जैसे नीचे नीचे लिखे हुए हैं। गिलेस गॉवर्ट बॉय 1966 इज़ ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ द मेटाफिजिक्सन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म, यहाँ पे आपको मेटाफिजिक्स देखने को मिलता है। ये थे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स, इनके बारे में एटलीस्ट इनके बारे में तो इनके नाम और वर्क अलग से नोटबुक पर लिख लीजिए, नाम और कोई एक दो वर्क है वो लिख लीजिए। अब मैं थोड़ा इसको कैरेक्टराइजेशन दोबारा बताता हूँ जो मैंने बताई थी।
फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। अब मैंने बता दिया था क्या होता है। पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर टुक मॉडर्निज्म फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सपेंडेड ऑन इट, मूविंग लिटरेरी वर्क्स वर टुवर्ड कॉलेज स्टाइल फॉर्म टेम्पोरल डिसऑरेशन। कुल मिला के वही टुकड़ों में वर्क को पब्लिश कराना सीरीज़ के अंदर। और इंटरटेक्चुअलिटी, इंटर टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट, द एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रीवियस लिटरेरी वर्क विद इन अनदर लिटरेरी वर्क, मेटा फिक्शन, ये अपने वर्क बार बार आ रहा था, देख लो क्या है। द एक्ट ऑफ राइटिंग अबाउट राइटिंग और मेकिंग रीडर अवेयर ऑफ द फिक्शनल नेचर ऑफ द वेरी फिक्शन दे आर रीडिंग, इसी बातें लिखना कि बंदा उसके बारे में जान पाए, दूर दूर की बात, नई चीज़ों के बारे में लिखना। टेम्परल distortion, the use of non-linear timeline and narrative techniques in a story. एक minimalism, the use of character and events which are dedicatedly common and non-exceptional character. और maximalism, वो मिनी था ये मैक्सिमम है। डिसऑर्डर ए लेंथ हाईली डिटेल, जो कि बड़े बड़े लिखना, बड़े बड़े वर्क लिखना। एक मैजिकल रिज्म, जादू भूतिया, ये भी बातें आज ही देख लो आप, एडवेंचर्स कोई मूवी देख लीजिए, वहाँ पे ऐसी चीज़ देखने को मिलेंगी। साइंस का यूज़ तो बहुत बढ़ गया इस एज में। नोटेबल जो कुछ ऑथर थे, दोबारा यहाँ पे शॉर्ट में समराइज करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे कि सैमुअल बैकेट्स का थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है? बकवास बातें, ठीक है ना, यानी कि कुछ भी मन में आए लिख दिया बस, और क्या है, इसे कहते हैं थिएटर ऑफ एब्सर्ड। एम्फेसाइज द डिसग्रेशंस ऑफ नरेटिव इन द प्ले वेटिंग फॉर गॉडेट। इस नॉवल के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी थीम थिएटर ऑफ एब्सर्ड की। इसका मतलब कि वेटिंग फॉर गैडोट, जो कि 1953 में आया सैमुअल बैकेट का, ये तो इम्पोर्टेंट है, और कोई याद रहे ना रहे, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। सैमुअल बैकेट का फॉर गैडोट। डेविड फॉस्टर वेलक, इसका इनफिनाइट जेस्ट, जो कि 1996 में आया था। थॉमस सिंह साइकन का ग्रेविटी रेनबो, जो कि 1973। एक एक वर्क की याद कर रख लो। जॉन फॉल का द फ्रेंच लेफ्टिनेंट वुमेन 1969। इटालो कॉल्विनो का कैल्विनियोस नॉवल इफ ऑन ए विंटर्स नाइट ट्रेवलर, जो कि 1979 में आया। देखिए यहाँ मैं वीडियो फोटोज़ के जरिए कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। एक तरफ है प्री मॉडर्न, फिर आपका मॉडर्न, और फिर आपका पोस्ट मॉडर्न। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे दिमाग की दही क्यों बन रही है। देखिए प्री मॉडर्न से पहले एक ही पॉइंट होता था, हम कहते थे कि भाई ये वर्क इसमें लिखा जा रहा है, एक इसलिए इसको डोनेट किया है सिर्फ एक फुल स्टॉप के जरिए, यानी कि एक सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कोई चीज़ें लिखी जाती थी। फिर मॉडर्न में चलो उस पॉइंट को थोड़ा आगे खींच दिया, एक सीधी लाइन के अंदर भी ये पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा, फिर ये पॉइंट आएगा, एक सीधी सी लाइन है, चलो बंदा फिर भी पढ़ ले। अब पोस्ट मॉडर्निज्म को देखिए, कुछ समझा रहा है कौन सी लाइन किधर जा रही है, खिचड़ी है आज के टाइम की, यही है पोस्ट मॉडर्निज्म। नीचे देखिए इंग्लिश में समझा रखा है, कुछ लिखा समझ में आ रहा है, पता नहीं चलता कौन सा वर्क, ठीक है कुछ कुछ वर्क आप कह सकते हो भाई ये है। मेरे को लगता है आगे कई सालों बाद जाके कोई कंसीडर करेगा भाई इस एज को ये नाम दिया जाएगा, तो बात अलग है, अभी हम समझ ही नहीं पा रहे। और ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, जितनी भी एजेस आई हैं शायद उनको उनके टाइम पे भी नहीं पता होगा। मेटाफिजिकल पोइट्री को देखिए, जो मेटाफिजिकल पोइट्री लिख रहे हैं उनको पता ही नहीं, उनके मरने के बाद में उनको नाम दिया गया कि भाई ये मेटाफिजिकल पोइट्स हैं। तो बाद में जाके कब विलियम शेक्सपियर को कौन सा पता था कि मैं आगे चलकर भाई किसी एज में जाके फेमस हो जाऊंगा, वो तो पैसे कमाने के लिए लिख रहा था। तो वही बात आज है, हो सकता है आगे हमारे जो आगे पीढ़ियाँ आएंगी वो हमको किसी एज के अंदर रखेंगी शायद, तब वो बताएंगे कि हम कौन सी एज की हमारी क्या खास बात थी। तो एक ये देखिए, इसे थिएटर ऑफ एब्सर्ड की बात की थी, जो कि 1950s के अंदर आया था, यानी कि जो दिमाग में आया वो लिख दिया, ठीक है। थिएटर ऑफ एब्सर्ड के बारे में, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड बुक, इस पर बुक लिखी थी मार्टिन एसलिन ने, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भाई ध्यान में रखना। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो हमारी सीरीज़ की भी लास्ट वीडियो है। हम कल से नई वीडियोस को बनाना शुरू करेंगे। लिटरेचर के जो मूवमेंट्स आए थे, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, प्री राफेलिक मोमेंट, रियलिज्म, जो भी टॉपिक आपके बढ़िया से कवर करेंगे। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं।
अगर आपको वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कुछ ठीक है, तो आप लाइक शेयर कर सकते हो, अदरवाइज़ आप वीडियो देख रहे हो इतना बहुत है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।